हमेशा से ऐसे ही ठीक है? तो जिज्ञासा नहीं होती कि सी जिनपिंग के पहले कौन था, झांग जियांग, और उससे पहले, है ना, तो उससे पहले देंग चियाओपिंग। तो देंग चियाओपिंग ने ही 1979 में आर्थिक उदारीकरण चीन में लागू किया था। 1978 तक तो माओ सेतुंग जीवित रहा, वो तो बहुत कट्टर नेता था। माओ सेतुंग के, मैं तुम यही समझो कि माओ सेतुंग 78 तक रहा, तो उसने पहले कई जैसे एक लिप फॉरवर्ड पॉलिसी एक चलाई। तो लिप फॉरवर्ड पॉलिसी में उसने क्या किया कि हम घर घर में उद्योग बनाएंगे, और सबके घर के पीछे उद्योग स्थापित करना शुरू किया। और छोटे, तो उसमें क्या हुआ कि इतना ज्यादा लोग मर गया भूख के कारण, मतलब फेमाइन आ गया चाइना में, अकाल पड़ गया, अनाजों की कमी हो गई, उसकी आर्थिक नीति चौपट सिद्ध हुई। फिर उसने ये 1959 में इसने किया था ये पॉलिसी। फिर उसके बाद 63-64 में उसने एक नई पॉलिसी शुरू कर दी, उसको बोलते हैं कल्चरल रेवोल्यूशन। कल्चरल रेवोल्यूशन का मतलब है कि हम समाजवादी विचारधारा को फैलाएंगे, और समाजवादी विचारधारा के नाम पर अपनी विचारधारा पूरे चीन पर थोपा। और जो भी विरोध किया, देंग चियाओपिंग को ही तुम समझो, देंग चियाओपिंग को तो उसने छत पर से फेंकवा दिया था, उसका दोनों पैर नाकाम था। और 1978 में जब माओ सेतुंग का डेथ हुआ, तब देंग चियाओपिंग ने इकोनॉमी को खोला। तो इकोनॉमी को खोला, तो अब 1989 बीता है, तो पेपर में कहीं पढ़े होंगे तुम लोग, तियानामन स्क्वायर 89 में, याद है, हम लोग उसमें स्टूडेंट लाइफ में थे। तो उस समय 4 मई को मे 4th मनाया जा रहा था मूवमेंट। उसमें क्या हुआ कि उधर 1989 में सोवियत रूस वगैरह में परिवर्तन चला था, पूरे समाजवादी दुनिया में परिवर्तन चला। 5000 वहां पर यूथ जमा हुए तियानामन स्क्वायर में, और प्रदर्शन शुरू किया कि हमें भी चाहिए लोकतंत्र। याद है? तो लोकतंत्र चाहिए, उसने जो नारा दिया, सीधा देंग चियाओपिंग टैंक भिजवा दिया सीधा, और टैंक से मसल दिया सारे मूवमेंट। और स्पष्ट कहा उसने, आर्थिक क्षेत्र में हम पूंजीवादी मॉडल को लागू कर रहे हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में वही समाजवादी मॉडल बना रहेगा। उसको कहते हैं चाइनीज कंसेंसस और मार्केट सोशलिज्म। आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद और राजनीतिक क्षेत्र में समाजवाद। तो उस चीज को उसने छोड़ा नहीं। अब ऐसा माना गया कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट और जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में, तो बड़े बड़े जो तानाशाह है उसका गढ़ टूट रहा है क्या? तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में के युग में चीन का तानाशाही गढ़ क्यों नहीं टूट रहा है? कभी सोचा है उस पर? पहले सूचना प्रौद्योगिकी का तानाशाही सरकार से कोई मतलब होती है, सोचा है क्या? ये जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो दुनिया में प्रजातंत्र को बढ़ाया, प्रजातंत्र को सीमित किया? कैसे बढ़ाया? कौन कौन बताएगा? होनी चाहिए, नहीं प्रजातंत्र को बढ़ाया या कम किया? अब समझ सकते हो कि पहले पुलिस जो चाहती थी कर डालती थी, कहीं कोई बात नहीं थी। और कल परसों तुमने देखा सोशल मीडिया पर वो चला गया, कितना बड़ा बवेला हो गया पुलिस एट्रोसिटीज का। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो अब कोई चीज छिपाना मुश्किल है। रिश्वत मांगोगे तुरंत एक उसी समय वो फोटो ले लेगा, रिश्वत देते हुए फोटो वो चला जाएगा सोशल मीडिया पर, समझ रहे हो कि नहीं? पता चला कोई सड़क पर कोई गुंडा किसी इंसान को पीट रहा है, चला गया सोशल मीडिया पर, समझ रहे हो कि नहीं? पता चला कि बूथ कैप्चरिंग कहीं हो रही है, चला गया सोशल मीडिया पर। तो आज तक कोई अपने नौकर के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, चला गया सोशल मीडिया पर। तो सच्चा प्रजातंत्र तो आ रहा है, लेकिन यही सोशल मीडिया तो प्रजातंत्र को कुचलने के लिए भी यूज हो सकता है कि नहीं? सोवियत कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के इलेक्शन को ही, और पता नहीं हम लोग का इलेक्शन हुआ है और 2-4-5 वर्ष के बाद पता चले कि अरे ये तो सब मैनिपुलेटेड था, हो सकता है कि नहीं? तो एक बात बताओ, नहीं स्वतंत्र हो तुम, हम तो विचारों की स्वतंत्रता को सबसे पहले मानते हैं। तुम कहा नहीं तो अपना तर्क दो। हम देखो, तुम इस बात को तुम हमसे एग्री करो ये हम कभी नहीं चाहते।
तुम स्वतंत्र विचार रख के तर्क करो। सोशल मीडिया प्रजातंत्र को बढ़ा भी सकता है और प्रजातंत्र को नष्ट भी कर सकता है। चाइना में नष्ट कर रहा है। तो तुम लोगों को हम चाहते हैं सोचने वाले, अगर मेरा बस चले तो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को हम सोचने वाला प्राणी बना दे। और बच्चा लोग समझता है हम अंग्रेजी माध्यम देंगे तब हम क्वालिफाई कर जाएंगे। और अंग्रेजी माध्यम वाला तो खुद बेचारा करा रहा है जहां तक। यहाँ बात माध्यम की नहीं है, बात समझ की है। हिंदी माध्यम वाले बच्चों को सोशियोलॉजिकल डिवीजन हो जाता है ना, वो थोड़ा सा इंजीनियरिंग वगैरह वाले आ जाते हैं, अंग्रेजी माध्यम वाले ज्यादा, थोड़ा टेक्निकल एजुकेशन वाले या अच्छी यूनिवर्सिटी वाले ज्यादा आ जाते हैं, इसलिए वो हो जाते हैं ज्यादा, उधर रिजल्ट हो रहा है। इसलिए रिजल्ट नहीं हो रहा है कि अंग्रेजी माध्यम वाले हैं इसलिए हो रहा है। अब उसी में क्या होता है कि बहुत हिंदी माध्यम वाले अंग्रेजी में स्विच ओवर कर देते हैं। जब एक सेंटेंस लिख के लाते हैं तो कोई भी वर्ड सही होता ही नहीं है। तो हमको लगता है कि भाई अभी तो भगवान ही मालिक है, जब भाषा ही नहीं तो भाव कहां से आएगी? क्या बिना भाव? अभी तो सरकार तुम लोगों के लिए बड़ा अच्छा कर रही थी, लेकिन प्रोटेस्ट हो गया, समझ लो कि नहीं? वो चाह रही थी हिंदी को प्रमोट करना चालाकी से, समझ लो कि नहीं? और ये जो नई शिक्षा नीति लाएगा उसमें देसी भाषा को जरूर प्रोत्साहन देगा, और होना भी चाहिए। देखो, अपनी भाषा में जितना आत्मविश्वास आता है ना, ये बात तो सही है, लेकिन अब इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है तो थोड़ा उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से अपनी भाषा को तो दबा नहीं चाहिए ना। हिंदी भाषा भी चले, अंग्रेजी भी चले। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल। जब भाषा ही अपनी नहीं तो भाव अंग्रेजी में तुम वो कंफर्टेबल नहीं फील करोगे ना जो तुम अपनी भाषा में करोगे। बचपन से इसी संस्कार में ढला है। तो हमें ये नहीं कहना है, दोनों भाषा को प्रोत्साहन। जैसे पहले होता था ना 2008 से पहले तक, तो देखते हो हिंदी माध्यम वाले भी कोई ऐसा नहीं है, अभी भी हिंदी माध्यम वाला कंपोजिशन भाषा के कारण चेंज नहीं किया। सिलेबस 2013 के बाद जो बहुत उठापटक किया, और हिंदी माध्यम वाले नाजुक मस्तिष्क के थोड़ा सा है। उधर क्या होता था कि जो सी सेट वाले में एक जो बच्चों का प्रकार था उस सी सेट में कट गया, और वो बच्चा लोग सी सेट में पीछे रह गया। अब उसके बाद सी सेट को दोबारा जब क्वालिफाइंग किया था तो उसका एज ही समाप्त हो गया। उसमें बहुत बच्चा लॉस हो गया। शुरू में जो सी सेट का मार्क्स जो जुड़ा उसमें बहुत हिंदी माध्यम के रिजल्ट की क्षति हो गई। अब है कि धीरे धीरे हिंदी माध्यम फिर करेंगे, आने वाले टाइम में फिर इंप्रूव करेगा। लेकिन तुम लोगों को ये सोच डेवलप करना। जैसे हमने 2 मुद्दा उठाया, तुम अरे आज तक सोचा ही नहीं था, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी थिंकिंग क्रिएचर। हर चीज के जवाब देने की लगन तुम में आना चाहिए। एक अप्रोच अपना डेवलप करो, सब कुछ में अपना विचार व्यक्त करो, स्वतंत्र विचार निकल कर आना चाहिए कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर चाइना में देख रहे हो किस प्रकार से हो रहा है। अब एक इसका महत्व हम लोग और भी तो दे सकते हैं कि जो चीन में एक सरकार गठित होगी, क्या जो एक साम्यवादी सरकार गठित होगी जो एशिया में पूंजीवाद का, माने एशिया में पश्चिमी साम्राज्यवाद को चुनौती देगी। और तुम याद करो जितना भी उपनिवेशीकरण एशिया में हुआ है, दक्षिण पूर्व एशिया में कितना बबेला हुआ है वियतनाम से। वियतनाम में साम्यवाद सफल हुआ, लेकिन फिलीपींस में, मलेशिया, सिंगापुर में सब बताया ना, हर जगह साम्यवादी पार्टी वैकल्पिक पार्टी के रूप में, हालांकि दबा दिया पश्चिमी देशों ने, लेकिन कोशिश तो हर जगह हुई कि हम समाजवादी मॉडल को लेकर चले। तो दुनिया में एक एशिया में अगर पश्चिमी साम्राज्यवाद को चुनौती देने का काम किया तो चीन ने किया। इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है यार। चीनी साम्यवाद हमेशा कन्फ्यूशियसवाद से जुड़ा रहा। कन्फ्यूशियसवाद में हमेशा अथॉरिटी, मान जो सर्वोच्च सत्ता है उस सत्ता और परंपरा पर महत्व बना रहा। दूसरी बात है कि जो चीनी कम्युनिस्ट सरकार है वो एग्रेसिव नेशनलिज्म का प्रवर्तक बन गई। वो विश्व क्रांति के आदर्श से नहीं जुड़ी, बल्कि ये एग्रेसिव नेशनलिज्म का प्रवर्तक बन गई और अपने पड़ोसियों के लिए इसने खतरा उत्पन्न कर दिया। 8 देशों के साथ इसका बॉर्डर विवाद चल रहा है। हम लोगों को तो पीठ ही चुका है 62 में, वियतनाम पर अटैक कर चुका है, जापान को रह रह के दादागिरी दिखाता है। देख रहे हो कि नहीं? उधर फिलीपींस को, मतलब कोई भी देश कोई बक्सा नहीं है, हर देश के साथ ये बॉर्डर विवाद किया हुआ है। समझ रहे हो? तो इट इज द, तो एक पॉइंट और दे दो, हाँ लिखिए, हाँ हाँ हाँ, कि एशिया में पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्ति, पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्ति को चुनौती देने वाले देश के रूप में
पश्चिमी साम्यवादी शक्ति को चुनौती देने वाले देश के रूप में चीन उभरा। साम्यवादी शक्ति को चुनौती देने वाले देश के रूप में चीन उभरा। चीन उभरा। नीचे ब्रेक देकर लिखिए सीमाएं। सीमाएं